नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आपके आने वाले चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर, एज, पार्टनरशिप, ये जितने भी मैंने नाम बोले हैं, उन सारे चैप्टर्स में इसी का बेस यूज़ में किया जाता है। ये चैप्टर हर चैप्टर में पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को इस चैप्टर में आसानी भी रहती है जो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके सवाल फिर भी इतने ज़बरदस्त होते हैं कि काफ़ी दिक्कत भी आ जाती है। जो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर में लैंग्वेज का बहुत ही ज़बरदस्त खे गेम है। तो आज इसी चैप्टर को हम पूरी तरीके से बेसिक से, ज़ीरो से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक पढ़ने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चन इस चैप्टर में मैंने आपके लिए रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, और जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिन जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं हमें, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ सिस्टेमेटिकली अरेंज किए हुए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाली है। लास्ट तक देखना, और इस वीडियो में टिके अगर रह गए आप, तो रेशो में आज के बाद कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। ये मैं आपसे दावा करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज इस चैप्टर के अंदर हम कौन-कौन से टाइप्स पढ़ने वाले हैं। मैंने रेशो को 10 टाइप में लगभग डिवाइड किया है। हर टाइप जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके हिसाब से। सबसे पहले बेसिक रेशो पढ़ेंगे कि बेसिक अप्रोच कैसे बनाई जाए। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेसिक समझ में ही आएगा शुरू में, और उनको पढ़ना ही चाहिए बेसिक। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिनको अभी बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यार मेरा स्पीड नहीं बन पा रही है, क्वेश्चंस में क्या दिक्कत आ रही है, वो यहाँ से वापस से रिवाइज करने पर और आपकी स्पीड बनेगी। और नए स्टूडेंट्स को यहाँ से बेस बनाना है आपका कि रेशो में चलते कैसे हैं। उसके बाद प्रपोर्शन के बारे में भी हम बात करेंगे। प्रपोर्शन के मैंने लगभग 15 से 20 सवाल रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में पिछली बार 1-2 साल में ये बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। प्रपोर्शन में बहुत ज्यादा घुमाता है सवालों में, तो हर टाइप का सवाल जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ज्वाइंट और मर्जिंग रेशो, रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, ये इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता रेशो को मर्ज करना, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में, सीआईएसआई में, परसेंटेज में इसका काफी यूज किया जाता है, और रेशो में तो यूज किया ही जाता है। रेशो की स्केलिंग की बात करेंगे, जहां पर इंक्रीज कैसे हो रहा है, रेशो कैसे डिक्रीज हो रहा है, उस पर बात करेंगे। कंबाइंड इंडिविजुअल वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। मनी डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे कि पैसा किस किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इनकम एक्सपेंस सेविंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। इनकम एक्सपेंस और सेविंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल रेशो में पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा एग्जाम्स में। परसेंटेज और रेशो कन्वर्जन की बात करेंगे कि परसेंटेज और रेशो में क्या रिलेशन है, किस तरीके के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। कंपाउंड रेशोज, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब डुप्लीकेट रेशो क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और लॉजिकल और ट्री बेस्ड रेशो प्रॉब्लम्स, इनके बारे में बात करेंगे। इनकी बात करें डिफिकल्टी लेवल के बारे में कि कौन सा जो टाइप है वो किस डिफिकल्टी लेवल का है, या एग्जाम में उसका वेटेज क्या है। तो जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉजिकल रेशो और पीवीआईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हाइब्रिड क्वेश्चंस जो होते हैं, उनका मार्जिन भी ज्यादा है, प्लस में उनका डिफिकल्टी लेवल भी 4 स्टार है, यानी कि थोड़े ज्यादा अच्छे हैं अगर हम इनको 5 स्टार के हिसाब से मान के चले तो। और इनकम, सेविंग और एक्सपेंसेस वाले जो सवाल है, ये भी देखो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी बेसिक चीजें हैं जो हर एग्जाम के हिसाब से पूछी जाती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले रेशो एंड प्रपोर्शन क्या है, ये चैप्टर क्या होता है रेशो, ठीक है, और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान देना, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है ऑफलाइन में, मैं उसी तरीके से रेशो को स्टार्ट करने वाला हूं। देखो, रेशो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशो को सिंप्लीफाई फॉर्मेट में रखना होता है। सिंप्लीफाई फॉर्मेट में कैसे, जैसे अगर आपने ए रेशो बी लिख दिया, मान लो कि 12:15, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। रेशो, अच्छा रेशो होता क्या है, रेशो होता है दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों के बीच में संबंध है। जैसे दो लोगों की इनकम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, या तीन लोगों की
इनकम के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो कि इसकी इनकम 3 है, इसकी इनकम 5 है और इसकी इनकम 7 है। तो हमें नहीं पता चला कि ए की इनकम क्या है, बी की इनकम क्या है या सी की इनकम क्या है। लेकिन अगर मैं 3 वाले की इनकम कह दूं कि भाई ये तो 3 करोड़ रुपए सालाना कमाता है, तो आप ये कह दोगे कि यार ये 5 करोड़ कमाएगा और ये 7 करोड़ कमाएगा। यानी कि रेशो वो नंबर्स हैं, छोटे-छोटे नंबर्स हैं जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जैसे 375 करोड़ होता, तो अब याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता कि 3 से भाग देने पर ये 125 है, तो ये 625 करोड़ है। तो 625 करोड़ के बजाय हम 3, 5, 7 का रेशो याद रख लें। 3, 5, 7 का रेशो याद रख लें और हम यहाँ एक किसी की वैल्यू याद रख लें तो बाकी की सारी वैल्यू निकालना आसान होता है। तो इनकी इनकम के बारे में, किसी की हाइट के बारे में रिलेशन निकालना हो, वेट के बारे में रेशो निकालना हो, उनके खर्चे के बारे में रेशो निकालना हो, या समान प्रकार की कुछ भी राशियां या जिनको हम वैल्यूज कहते हैं उनके बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए रेशो की आवश्यकता होती है। या हम यही कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध ही रेशो है। ठीक है। और प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब समानुपात होता है। समानुपात यानी कि दो अनुपात जब भी समान होंगे तो प्रपोर्शन की बात करेंगे। या हम कंटिन्यूअस प्रपोर्शन की भी बात करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल प्रपोर्शन से, वो उन पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं कि रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ रेशो हमको एक शक्ति देता है या पावर देता है कि रेशो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या रेशो को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए, तो रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस 12 को और 15 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो 4:5 लिख सकते हैं हम इसे। 4:5 लिख सकते हैं। एक्चुअल में देखना आप, a रेशो भी 12:15 है, तो 3 से डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। हम रेशो को ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेशो भी 12/15 है। तो अब आप कॉमन लेके कैंसिल आउट ही तो करते हैं, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार। ठीक है। तो ये भी तरीका है लिखने का और ये भी तरीका है। ये बहुत पॉपुलर तरीके हैं रेशो को लिखने के। लेकिन जो तरीके पॉपुलर नहीं हैं वो है कि a अपॉन बी को 0.8 लिखा जाए। क्या लिखा जाए? 0.8 लिखा जाए। ये वाला तरीका जो है ना, ये पॉपुलर नहीं है कि 0.8 इसको लिखा जाए। ये वाला तरीका तो कई बार तो ये भी काम आता आता है अपने, जब हम ग्राफ वाले सवालों में बात करते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो जब आपको एक लाइन ग्राफ की फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से देता है और यहाँ पर 0.51 और 1.25 इस तरीके से जब रेशो देता है तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि यार ये रेशो कैसे दिया हुआ है। तो 0.5 का मतलब है 1:2, यानी कि इनकम 1 की होगी तो एक्सपेंडिचर 2 की होगी। इस तरीके की चीजें वहां लिखी होती हैं। तो हम वही चीजें सीख के चल रहे हैं अभी कि पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 10 लगाओ, तो 2 से कैंसिल आउट करने पर 4:5 में हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो रेशो को लिखने का तरीका ये भी है और डेसिमल भी है। अच्छा, रेशो का तरीका ये है बेसिकली कि हम 4 में 5 का भाग दे रहे हैं। 4:5 का मतलब ये भी है कि हम 4 में 5 का भाग दे रहे हैं, या फिर इसे 80% भी लिखा जा सकता है। ठीक है। या फिर क्या लिखा जा सकता है? इसे 80% भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो रेशो को लिखने की चीजें हैं जो हमें यहां से ध्यान रखनी है। अब मैं देखो बेसिक सवाल मैंने लिए हुए हैं, तो मैं आपको बेसिक सवालों से ही डायरेक्ट चीजें बताता चलूंगा। तो हम बिना लिखे और बिना टाइम वेस्ट किए सवालों पे ही चलते हैं सीधा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। देखते हैं। ये है आपका पहला सवाल। यहीं से हम सीखते चलेंगे एक एक सवाल को, क्या नजरिया रहता है हमारा सवाल को पढ़ने का, सवाल को करने का। एक एक बात हम यहां से क्लियर करेंगे। कह रहा है द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5 एंड देयर डिफरेंस इज 210। द स्मॉलर नंबर इज व्हाट। कह रहा है कि दो नंबर है, जैसे ये नंबर और ये नंबर, दो नंबर्स की बात कर रहा है यहाँ पर कि इनका रेशो जो है वो 2:5 है। ठीक है। और उनका डिफरेंस कितना है? उनका डिफरेंस दिया हुआ है भाई, उनका डिफरेंस दिया हुआ है 210। अब देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको 2 यूनिट और 5 यूनिट मान के सोचेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस वो 2 यूनिट और 5 यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 210, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप 3 से डिवाइड करेंगे 210 को तो कितना आएगा? 70 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 70 आएगी। हमसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। अब छोटी संख्या 2 यूनिट रहेगी या 5 यूनिट? तो आप कहोगे कि 2 यूनिट रहेगी। तो छोटी संख्या यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है
तो आप कहोगे कि जब 1 यूनिट 70 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 70, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 140 आंसर आ जाएगा, और ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी मान सकते थे कि यार ये 2x पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या 5x है, x मान के, तो इनका अंतर 3x होता और 3x की ही वैल्यू 210 होती, तो x की वैल्यू यहाँ से 70 आती और 70 वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर 140 हम लिख सकते थे। लेकिन यहाँ x के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, हम यूनिट में लेके चलेंगे, यूनिट में सवाल इजी रहता है। ठीक है, चले देखो अगला सवाल। ये जो चीज है ना, ये है कंबाइनिंग द रेशो या मर्जिंग, इसको हम कहते हैं मर्जिंग, कि रेशो को मर्ज कैसे किया जाता है। रेशो को मर्ज करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके समझा रहा हूँ, और तीसरा तरीका मैं आपको तब बताऊंगा जब डायरेक्ट आपको ए रेशो सी पूछा हो, इनिशियल रेशो पूछा हो और फाइनल रेशो पूछा हो, तब मैं तीसरा तरीका बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी 2 तरीके हमेशा काम में लेने हैं आपको जब भी सवाल करने हैं। तो पहला तरीका क्या है, जैसे यहां इस सवाल में ए रेशो बी दिया हुआ है 6:8, ठीक है, और बी रेशो सी दिया हुआ है आपको 7:12। अब आपको ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना है कि क्या है। अब यहां पर हम क्या समझेंगे कि यार यहां ए रेशो बी जो है ना और बी रेशो सी में ये जो बी है ना, ये दोनों जगह कॉमन है, ये बी दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बी ए को भी और बी सी को भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों को सेम रखेंगे। बी की वैल्यू यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, तो बी और बी को दोनों जगह क्या करना है, हमें सेम करना है, इक्वल करना है। तो इन्हें सेम कैसे करेंगे भाई, दो वैल्यूज को सेम कैसे करते हैं हम, तो दो वैल्यूज को सेम करने का तरीका हमारे पास में है, देखो दो वैल्यूज को सेम करने का तरीका है हमारे पास में 56 पर। 8 और 7 का एलसीएम क्या है 56, 56 पर इनको सेम किया जा सकता है। तो इस रेशो को 56 में कन्वर्ट करने के लिए 8 को 56 बनाने के लिए 7 से, जबकि 7 को 56 बनाने के लिए 8 से गुणा करने की जरूरत है। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर रहा हूं तो ये थोड़ी ना है कि अकेला बी ही 7 से गुणा होगा। ए रेशो बी 7 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर ये 42 रेशो 56 आ जाएगा, और बी रेशो सी, अब देखो इसको 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुणा 7 ये 56 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 56 और 12 गुणा 8 हो जाएगा 96। तो हमें ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना था, तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा कि यार बी 56 होने पर ए की वैल्यू 42 है और सी की वैल्यू क्या है 96 है। अब कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर देते हैं, 2 से आपको ये कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, 2 से 21 बार, 2 से 28 बार और 2 से 48 बार, तो 21 28 48 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसका क्या आप आंसर निकाल के देते हो मुझे। देखो आप करके कोशिश करो। देखो यहां पर जो बी है ना, अब बी को ही सोचेंगे डायरेक्ट। अच्छा इसका एक और मेथड बता देता हूं मैं आपको। इस वाले में हमें क्या करना है, जो कॉमन है ना, कॉमन यहां पर बी और यहां पर बी दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करोगे ए रेसो बी रेसो सी निकालोगे, जो कॉमन है ना उसे बीच में रखोगे आप। यहां पर फिर से सुनना कि बी जो है वो ए से भी कनेक्ट हो रहा है और बी जो है वो सी से भी कनेक्ट हो रहा है, तो बी को कहां रखना है, बीच में रखना है। ठीक है, बी को कहां रखेंगे हम, बीच में। ये बात सोचने वाली बात है, क्यों रखेंगे, क्योंकि बी बिचौलिया है। आप ये समझो बी बिचौलिया कैसे है कि बी ए के घर में भी है और बी सी के घर में भी है, तो बी दोनों घरों में है, इसलिए बी बिचौलिया है। तो ये जो रेशो है ना ए और बी का, वो आप ए और बी का ऐसे लिख दो 6:8। ठीक है, और बी और सी का रेशो कितना है 7:12 है, तो ये आप 7:12 लिख दो। यहां पर जिस तरीके से रेशो लिखा हुआ है उसी तरीके से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पे कुछ स्पेस बच गया और यहां पे कुछ स्पेस बच गया, तो पास वाले नंबर को यहां रिपीट करना है, इस वाले नंबर को यहां रिपीट करना है। ठीक है,
यहां रिपीट करना है। अब इनको सीधा सीधा जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 7 42, 8 इंटू 7 56 और 8 इंटू 12 96। ये हमें रेशो मिलेगा। और इसे सिंप्लीफाई करने पर वही 2 से भाग देने पर 21 28, 21 28 और 48, यही हमें फाइनल रेशो मिल जाएगा, डी ऑप्शन। तो हम ये वाला मेथड जो है वो ज्यादा अपनाएंगे, ठीक है। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन हम वो वाला मेथड ज्यादा अपनाएंगे। जैसे यहां पर हम बात करें कि A रेशो B और B रेशो C गिवन है, B रेशो C गिवन है, ठीक है। B रेशो C गिवन है, तो ये दिया हुआ है भाई 6:8। कितना दिया हुआ है? 6:8 दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है 5:11। तो आप ये कह दोगे कि यार ये दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो डायरेक्ट सेम कैसे करें, इसको सेम होंगे ये इनके एलसीएम पर, जो कि कितना है 40, तो 40 बनाना है इसको, तो बी को 40 बना देंगे। अब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो सुनना आप। बी को हम 8 और 5 को कहां बना देंगे, सेम 40। तो ये 8 को 5 से गुणा करने पर 40 बना है ना, तो 5 गुणा 6 कर देंगे इधर, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 को 8 से गुणा करने पर, ये तो 5 से गुणा करने पर, जबकि ये 8 से गुणा करने पर 40 बना है, तो 8 गुणा 11 कर देंगे 88। ये सीधा ही रेशो लिख देंगे ए बी सी का, सिंपल। तो अब काट दो आप, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 15 और 20 और 44, यानी कि डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। और जो दूसरा मेथड मैंने बताया था वो ये था कि आप ए रेशो बी और बी रेशो सी में बी को कॉमन देखेंगे, जो बिचौलिया है उसको कॉमन देखेंगे, बीच में देखेंगे, तो बीच में रखना है। ये 6:8 है, जबकि ये 5:11 है। तो ए रेशो बी के नीचे ए रेशो बी की वैल्यू, ए रेशो बी के नीचे ए रेशो बी की वैल्यू, और बी रेशो सी के नीचे, अब बी के नीचे क्या है, बी की वैल्यू आनी चाहिए, तो बी की वैल्यू इधर 5 है, तो बी के नीचे ही आनी चाहिए ये वैल्यू, और सी की वैल्यू 11 है। तो ये जो सेप बनेगी ना जेड की सी, ऐसे सेप बनेगी ऐसे, ठीक है, ये सेप। तो यहाँ पे हमको रिपीटिशन करना है, इस नंबर को यहाँ रिपीट कर दो और इस नंबर को यहाँ रिपीट कर दो, फिर सीधा सीधा गुणा करेंगे, तो 6 5 30, 8 5 40 और 11 8 88, यही बात निकल के आ जाएगी 30 40 88। फिर 2 से डिवाइड करने पर ये 15:20:44, ये आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल है। अगला सवाल में सी रेशो ए पूछा गया है, तो हम ए रेशो बी रेशो सी निकालें और सी रेशो ए लिख देंगे डायरेक्ट ही। देखो अब मैं वापस बताता हूं आपको, दो तरीके बताऊंगा इस सवाल में कि सी रेशो ए डायरेक्ट कैसे निकाले। एक तो तरीका है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी इधर भी है और बी इधर भी है, दोनों में बी कॉमन है, तो बी को रखो बीच में। जो दूसरा वाला मेथड है उसको यूज में ले रहे हैं हम। ये 2:3 है, और जबकि बी रेशो सी कितना है, 5:7 है, आपने लिख दिया ऐसे। अब क्या करना हमें, 3 को इधर और 5 को इधर पुट कर देना है, गुणा करेंगे तो 10:15:21 आ रहा है। हमें क्या पूछा गया है, सी रेशो ए, तो सी 21 है और ए कितना है 10, तो 21:10 आंसर आ जाएगा। एक तरीका हो गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट तरीका। जो सेकंड तरीका है ना, इसमें सी रेशो ए पूछा गया है, तो आप क्या करो, सी रेशो सी का रेशो जिसके साथ हो वो वैल्यू यहां रखो और वही वैल्यू इधर भी लिखो, और फिर जो बचा हुआ है ये किससे कनेक्टेड है वो आगे लिख दो। कैसे, जैसे सी रेशो बी दिया हुआ है, सी रेशो क्या दिया हुआ है बी, तो बी लिख दो, फिर बी को यहाँ लिखो और जो बचा हुआ है वो यहाँ लिख दो। इससे क्या होगा कि जब सीधा सीधा गुणा करेंगे तो इधर सी इंटू बी आएगा, और इधर गुणा करेंगे तो बी इंटू ए आएगा, तो बी से बी कैंसिल होकर सी रेशो ए में हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। ये बहुत ही कारगर मेथड है डायरेक्ट वैल्यूज निकालने के लिए। देखते हैं कैसे, जैसे सी रेशो बी दिया हुआ है 5:7, बी रेशो सी कितना दिया हुआ है 5:7, तो हम इसे 7:5 लिखेंगे, क्योंकि सी कितना है, सी 7 है और बी कितना है 5 है।
अच्छा, बी रेशो ए लिखना है अगर मुझे, तो 3:2 लिखेंगे। अब सीधा सीधा गुणा कर दो, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 10। यही आपका आंसर है, सीधा ही। ये कैसा लगा, मजा आया ना? लिख सकते हो आप मेरे साथ साथ, साथ के साथ लिखते रहना। लो, एक और आ गया। अब ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट पता है ना, ये तो डायरेक्ट ही आंसर लगा सकते हो कि 5:7 ही आंसर आएगा। यहाँ 5:7 है तो यहाँ 5:7 है, लेकिन हमेशा नहीं होता ऐसा। कब होता है वो आप समझना। रटने से पार नहीं पड़ती है यार, एक चीज समझ रहे हैं ना, रटने से पार नहीं पड़ती है भाई। ये a अपॉन बी है, तो मैं a अपॉन बी लिख देता हूं ऐसे, बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ, बराबर दिया हुआ है 5/7, और पूछा गया है 3a, है ना, प्लस 5c प्लस 11e, 3b प्लस 5d 11f। इसकी एक विशेषता आपको याद रखनी है, तभी आप ऐसा कर पाओगे। अगर देखो, अगर यहाँ पर a और b का कॉफिशिएंट, जैसे यहाँ पर a और b है ना, तो a अपॉन बी इनका कॉफिशिएंट यहाँ जैसे c अपॉन डी है, यहाँ क्या है, ये c अपॉन डी है। यहाँ ये जैसे, अरे यार गजब ही कर रहा है भाई, सी एंड डी है, ठीक है। तो ये या ई अपॉन एफ है, तो सी अपॉन डी के साथ में ये जो कॉफिशिएंट है ना 5 5, ठीक है, या फिर ये 11 11 जो दिया हुआ है ई और एफ का, ये अगर सेम ही वैल्यू और सेम ही साइन के साथ में है, जैसे साइन भी प्लस इधर प्लस इधर प्लस इधर और प्लस इधर सेम साइन के, तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो आप 5:7। अगर कुछ भी चेंज हो गया, जैसे मान लो यहाँ 3 की जगह 4 हो जाता या प्लस की जगह माइनस हो जाता, तो हम लिखते हैं आंसर कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझेंगे अब, ठीक है, वो हम समझेंगे अब। आंसर 5:7 डायरेक्ट दे दिया, क्योंकि वहां पर सेम कॉफिशिएंट है, ए सी ई के 3 5 11, और बी डी एफ के सेम कॉफिशिएंट है, ए सी ई ऊपर वाली वैल्यूज देखो ऊपर लिखी हुई है ए सी ई, तो यहाँ पे ऊपर ए सी ई लिखा हुआ है, बी डी एफ तो ऊपर नीचे बी डी एफ ही लिखा हुआ है, और सेम वैल्यूज हैं 3 3 5 5 11 11 प्लस 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 प्लस, ऐसे सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, वो अब समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही अनिवार्य है इस सवाल में, क्योंकि ये गलती छोटी मोटी होती है, पेपर में 1 नंबर भी हमारे लिए भारी पड़ जाता है जब सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो चीज हमें यहां देखनी है। देखो ए रेशो बी जो है वो 5:7 तो है, लेकिन हमें क्या पता ये 500 है या 700 है या 5 लाख है या 7 लाख है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 5x और इसको मान लेते हैं 7y, 7x। अब सी रेशो डी जो है, सी रेशो डी, ये 5:7 तो दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या पता है 5 करोड़ है, 5 करोड़ है और 7 करोड़ है, या फिर 5 अरब और 7 अरब है, हमें क्या पता। तो हम इसे अलग रेशो अलग वैल्यूज में मानेंगे, तो 5y और 7y मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही ई रेशो एफ को हम मानेंगे 5z और 7z, ठीक है, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया था आपसे, ये पूछा गया था, तो इसमें 3 इंटू ए की जगह 5x रख दो, प्लस 5 इंटू सी की जगह 5y रख दो, और प्लस 11 इंटू में 5z लिख दो, ठीक बात।
अपॉन नीचे भी इसी तरीके से 3 इंटू में 7x प्लस 5 इंटू में 7y प्लस 11 इंटू में 7z। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सब में? 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 5 कॉमन अगर आ रहा है, तो 5 अगर कॉमन आ रहा है सब में, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस 11z। और अगर यहाँ 7 कॉमन ले लूं मैं, तो ये आएगा 3x प्लस 5y प्लस 11z। तो ये हिस्सा तो कट ही जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 5/7। अब मुझे बताओ 3 की जगह 4 हो जाता, तो 4x के होने पर ये कैंसिल आउट नहीं करते, या प्लस और माइनस साइन होता तो ये हिस्सा नहीं कटता। उस केस में हम कैन नॉट डिटरमाइन आंसर देते हैं। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, इतनी डिटेलिंग से हम पढ़ रहे हैं चीजों को। यहां दिया हुआ है m रेशो n इक्वल टू 9/4। पूछा गया है 5m माइनस 9n अपॉन 2m माइनस n/2। ये 10वां सवाल है। 10वें पे पहुंच गए क्या? 10वां तो नहीं है, थोड़े कम ही हुए, क्योंकि शुरुआत में वो इंट्रोडक्शन की 2-3 और पेज थे। ठीक है, जैसे अभी इस पे चलते हैं हम तो। ठीक है, जो भी है, तो इसको हम 9k और 4k मानेंगे। हालांकि k से k कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये मानना जरूरी है, नहीं तो हम गलती करने के चांसेस हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि अगर इधर सिंगल पावर्स है, एक एक पावर्स है, या रेशो में जो ऊपर नीचे सेम डिग्री की एक्सप्रेशंस हैं। अब ये सेम डिग्री का एक्सप्रेशन होने का मतलब है कि जो वेरिएबल्स है उनकी पावर्स ऊपर और नीचे सेम है, mn सब में पावर एक एक है, तो आप डायरेक्टली 9 और 4 वैल्यू रख सकते थे, लेकिन आप 9k और 4k मानेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो m की जगह आप 9k रखें, माइनस 9 इंटू में n की जगह 4k रखें, अपॉन 2 इंटू में यहाँ 9k माइनस यहाँ 4k अपॉन 2 आएगा। अब जैसे मान लो ये n स्क्वायर होता तो 4k स्क्वायर होता, तो k स्क्वायर में k तो रह जाता, फिर उस केस में हम कैन नॉट डिटरमाइन आंसर देते। बस इसीलिए बोल रहा हूं कि सेम डिग्री की होना जरूरी है। अगर ये स्क्वायर होता एक तरफ या m इंटू एन हो जाता, तब सवाल में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, सब जगह से k कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। बस सॉल्व करना है तो हमें। ऊपर आएगा 45 माइनस 36, नीचे आ रहा है 18 माइनस 2, तो ऊपर आ रहा है 9 और नीचे आ रहा है 16, तो 9/16, 9/16 या 9/16 ही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक बा। एक अगला सवाल है आपके लिए, कैसा लग रहा है? 108x बराबर 132y बराबर 99z। ये काफी खूबसूरत सवाल है भाई, खूबसूरत सवाल, मजा आ गया। लेंदी भी लगता है बच्चों को, लेकिन इजीली हम करेंगे। 108x बराबर 132y बराबर 99z। या कुछ कैंसिल हो रहा हो अगर आपका आसानी से, तो आप कैंसिल कर सकते हो। जैसे 3 से 36 बार छोटा हो जाएगा थोड़ा, 3 से 33 बार, और 3 से 33 बार नहीं, 44 बार, 44 बार, और 3 से 33 बार। अब नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, तो 36x बराबर 44y बराबर 33z। सिंपल देखो, इसमें ये वाला मेथड यूज करना एक्स वाई जेड के लिए। हालांकि 36, 44 और 33 के एलसीएम से हमको डिवाइड करना चाहिए था, या उनके एलसीएम पर बराबर हो जाएंगे, तो क्या वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू रखें वो हमें निकालना होगा। लेकिन अब हम इसको क्या करते हैं, एक नए तरीके से देखते हैं, और नया तरीका क्या है वो आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, ये बना लिया, और इसको फिल भी कर देता हूं मैं सेम कलर से। इस सवाल में अगर x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू को छुपा लो आप ऐसे, और जो बचे हुए हैं 44 और 33, इनका गुणा लिख दो यहाँ पे। जब y की वैल्यू निकालना चाह रहे हो आप, तो y की वैल्यू को छिपा लो ऐसे,
और 36 और 33 का गुणा कर दो इधर, 36 ये और 33 ये। और जब z की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो z को छिपा लो ऐसे, और 36 और 44 का गुणा कर दो इधर। हमेशा ही होगा ये, ऐसा मत सोचना कि यहीं पे हो जाएगा, सब जगह होगा। तो कैंसल आउट करते हैं अब, चलो देखो, 4 से 11 बार, 4 से 9 बार, और 4 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 3 बार, 3 से, यार ये 3 बार थोड़ी कटेगा, ये तो 11 बार कटेगा, है ना, गड़बड़ कर दिया था। 11 से 3 बार, और 11 से 4 बार, ठीक है। ये 3 जिंदा है यार, ये 3 जिंदा है, 3 से 2 बार थोड़ी ना कटा है। तो यहाँ पे आएगा 11, और यहाँ 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे 3 इंटू 4 12, तो 11:9:12, ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। सिंपल है। एक और आपके सामने सवाल है, ये सवाल भी बुकलेट में आपको मिल जाता है, और काफी बढ़िया सवाल है। देखो, यहां हम a प्लस बी, इस सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके चलेंगे। देखो, बेसिक भी समझना और फिर डायरेक्ट भी समझना। c प्लस ए, ये दिया हुआ है 19:13:16, ठीक है। a प्लस बी 19, b प्लस सी 13, और c प्लस ए 16 है। तो आप इनके साथ में क्या मानोगे, वेरिएबल मान लेते हो k वेरिएबल यहां मान लिया, k वेरिएबल यहां मान लिया, और k वेरिएबल यहां मान लिया। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी जो है वो हो गया 19k, b प्लस सी हो गया 13k, और c प्लस ए हो गया आपका 16k, ठीक है। c प्लस ए कितना हो गया, 16k। अब आप अगर इन सबको जोड़ देंगे तो देखो, 2 बार a आ रहा है, और 2 बार यहाँ पर b आ रहा है, और 2 बार c आ रहा है। तो जोड़ने पर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 29 और 39 48 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि 24 के इक्वल है। अब वापस सुनना, हाँ यार इसको कॉपी कर सकते हैं ना। तो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो b और c घटाना पड़ेगा। अगर जैसे मुझे a की वैल्यू निकालनी है, ये a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या क्या घटाना पड़ेगा, इसमें से तीनों में से a b c में से b और c घटाना पड़ेगा। तो b और c कितना है अपना, b और c है देखो ये 13k, कितना है 13k। तो 13k मैं यहाँ से माइनस करूंगा 24 में से, तो कितना बचेगा 11k। तो डायरेक्ट a की वैल्यू क्या लिख देंगे, 11k। अब देखो, a की वैल्यू 11k है, तो इसमें क्या जोड़ूं कि मैं दोनों की वैल्यू 19 की आ जाए, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8k, और b की वैल्यू 8k आई है, 8k में मैं क्या जोड़ूं कि दोनों की वैल्यू 13k आ जाए, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5k। k से k कैंसिल हो जाएगा, 11 8 और 5 का रेशो आएगा, लेकिन 11 8 और 5 का रेशो तो कहीं दे ही नहीं रखा। तो एक काम करो, आप इसे 5 से गुणा कर दें अगर हम इसे, अच्छा हमसे ये नहीं पूछा ना, हमसे पूछा क्या है, 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c, 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c पूछा गया हमसे। तो 1/11 रेशो 1/8 रेशो 1/5। अब वापस देखना इसको, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो, वैसे तो क्या करते हैं हम जनरली, देखो जनरली क्या करते हैं हम, यहां पर किसी भी ऐसे नंबर से गुणा कर देंगे जो 11 8 और 5 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 11 8 और 5 का एलसीएम, जो कि 440 है। तो 440 से इसको गुणा कर देंगे सबको, 11 से 40 बार कटेगा, 8 से 55 बार कटेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 88 टाइम्स कट जाएगा। तो 40 55 और 88 का रेशो सी ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल आपकी आज की क्लास का आखिरी सवाल है। अगली क्लास में हम
इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक क्लास में तो 100 क्वेश्चंस करवा पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट वाइज आपको वीडियोस मिलने वाली है। तो ये पहली क्लास का आखिरी क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, क्या हुआ, पहली क्लास का क्या हुआ, देखो यहां पर कह रहा है कि 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी संख्या। तीनों संख्याओं का जो रेशो है वो दिया हुआ है 2/3, रेशो 4/5, रेशो 6/7। अब इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे हम सबसे पहले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3, 5 और 7 का एलसीएम 7। ये जो नीचे नंबर है ना 3, 5, 7, इनका एलसीएम 105 से इसको गुणा कर देना ताकि ये हट जाए यहां से। तो 3 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 35 बार, 35 गुणा 2 करने पर पहली वाली वैल्यू हो जाएगी 70, दूसरी वाली 5 से काटेंगे इसको तो 5 से कट रहा है ये 21 बार, 21 गुणा 4 करने पर ये 84 आएगा। और तीसरी वैल्यू 7 से 15 बार, 15 गुणा 6 आएगा 90। आप इसे छोटा कर लो 2 से काट के, तो 2 से काटने पर ये 35, 42 और 45 का रेशो बन रहा है। कह रहा है कि दो उच्चतम संख्याओं के बीच में अंतर, दो उच्चतम संख्याएं कौन सी हैं, ये, इनके बीच में अंतर कितना है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कि 159 है। दो सबसे उच्चतम संख्याओं के बीच में अंतर 159 है। इसका मतलब यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 53, 3 से भाग दिया 159 में तो 53 आई। तो सबसे छोटी दो संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, तो सबसे छोटी दोनों संख्या ये हैं, इनके बीच में जो अंतर है वो 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो आएगी 7 गुणा 53, 371 आंसर आएगा। डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जरूर देखना अगला सेशन, क्योंकि ये कुछ भयंकर सवाल मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, आप देख सकते हो पूरी वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर नेक्स्ट वीडियो के लिए बोलें, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट हूं इस वीडियो को डालने के लिए। जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।